एक्सरसाइज 13.2 एक्सरसाइज के जितने भी क्वेश्चंस हैं हम इस वीडियो में क्लियर करेंगे, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर इन इनवर्स प्रोपोर्शन, यानी इन पांचों में से कौन कौन से स्टेटमेंट्स यानी कौन कौन से सिचुएशन इनवर्स प्रोपोर्शन से रिलेट खाते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि द नंबर ऑफ वर्कर्स ऑन अ जॉब एंड द टाइम टू कंप्लीट द जॉब। तो कहा जा रहा है कि वर्कर, नंबर ऑफ वर्कर और काम को कंप्लीट करने में कितने दिन लग रहे हैं। तो वर्कर, नंबर ऑफ वर्कर्स और डेज टू कंप्लीट द जॉब, ये जब भी रिलेशंस होते हैं ये इन्वर्सली होता है। क्यों? क्योंकि देखिए, अगर आपने नंबर ऑफ वर्कर्स बढ़ाएं तो एक काम को करने में कम समय लगता है। तो देख रहे हैं कि एक बढ़ रहा है तो दूसरा घट रहा है, और इसी को ही हम इन्वर्स प्रोपोर्शन कहते हैं। इसी के कारण सबसे पहला जो है क्वेश्चन नंबर 1, ये इन्वर्स प्रोपोर्शन से रिलेट है। इन्वर्स प्रोपोर्शन, ठीक है। तो सेकेंड वाले क्वेश्चन में चलते हैं। द टाइम टेकन फॉर अ जर्नी एंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन अ यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड यानी कांस्टेंट स्पीड, ठीक है। तो देखिए, एक चीज का ध्यान दीजिए कि आपने जितना डिस्टेंस बढ़ाते हैं उसके साथ टाइम भी बढ़ता है। आप अगर डिस्टेंस घटाते हैं तो टाइम भी घटता है। तो ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। अगर आपने डिस्टेंस बढ़ाया तो आपको ज़्यादा समय लगेगा, अगर आपने डिस्टेंस को घटाया तो आपको कम समय लगेगा। और ऐसे सिचुएशन को हम डायरेक्ट प्रोपोर्शन या डायरेक्ट वेरिएशन कहते हैं, ठीक है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि जो सेकंड क्वेश्चन का जो सिचुएशन है वो इनवर्स प्रोपोर्शन से रिलेट नहीं होता है। तो यहाँ पर हम नॉट इनवर्स प्रोपोर्शन कहेंगे, ठीक है। अब थर्ड सिचुएशन को देख लेते हैं। एरिया ऑफ कल्टीवेटेड लैंड एंड द क्रॉप हार्वेस्टेड। क्या कहा जा रहा है यहाँ पे कि जितना लैंड है, जितना लैंड का एरिया है, और उससे रिलेट किया जा रहा है क्रॉप्स। तो भाई जितना एरिया आप बढ़ाओगे क्रॉप्स ज़्यादा लगेंगे, और अगर आपका एरिया, आपके लैंड का एरिया अगर कम है तो उसमें क्रॉप्स कम लगेंगे, कम हार्वेस्टेड होंगे ना, यानी कम क्रॉप्स उसमें उगेंगे, राइट। तो ये क्या है? डायरेक्ट है, यानी नॉट इनवर्स प्रोपोर्शन। नॉट इनवर्स प्रोपोर्शन, ठीक है। फोर्थ सिचुएशन को देखते हैं। द टाइम टेकन फॉर अ फिक्स जर्नी। एक जर्नी को कंप्लीट करने में जो टाइम लग रहा है, एंड द स्पीड। तो देखिए, स्पीड अगर आप बढ़ाते हो तो आपका टाइम कम लगता है, डिस्टेंस को कवर करने में टाइम कम लगता है। तो आपने स्पीड बढ़ाया, टाइम आपका कम लग गया। आपने स्पीड को घटाया तो टाइम ज़्यादा लगेगा। तो इसी सिचुएशन को हम क्या कहते हैं? इनवर्स प्रोपोर्शन, ठीक है। तो यानी हमारा जो फोर्थ कंडीशन है, हमारा जो फोर्थ मतलब सिचुएशन है, वो किससे रिलेट हो रहा है? इनवर्स प्रोपोर्शन से रिलेट हो रहा है, ठीक है। 5 में देख लेते हैं। द पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री एंड द एरिया ऑफ लैंड पर पर्सन। अगर पॉपुलेशंस बढ़ेंगे तो हर इंसान को जितना एरिया मिल रहा था उससे वो घट जाएगा, राइट। मान लीजिए कि आप एक रूम में 4 इंसान रहते हैं। मैं एक रूम से ही समझाता हूँ। मैं एक रूम में 4 इंसान रहते हैं, और वहीं पे अगर 10 इंसान हो गए तो हर इंसान के लिए जितना एरिया मिल रहा था वो घट जाएगा कि नहीं? जितना एरिया मिल रहा था उतना एरिया घट जाएगा। यानी नंबर ऑफ पीपल्स बढ़ रहे हैं तो साथ ही साथ एक इंसान के लिए रहने की जो जगह है वो घट रही है। तो यानी ये इनवर्स प्रोपोर्शन है, एक बढ़ता है तो दूसरा घटता है। तो ये बहुत ही ईजी है, समझ लेते हैं। फिफ्थ जो कंडीशन है, फिफ्थ क्वेश्चन का जो कंडीशन है वो किससे रिलेट हो रहा है? इनवर्स प्रोपोर्शन से, ठीक है। इनवर्स प्रोपोर्शन। तो यहीं पे क्या हो जाता है कि क्वेश्चन नंबर 1 पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाता है। आइए चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि इन अ टेलीविजन गेम शो द प्राइज मनी ऑफ ₹1 लाख इज टू बी डिवाइडेड इक्वली अमंग्स द विनर। जितने विनर होंगे उन्हें इस 1 लाख से ही रुपए दिया जाएगा। यानी टोटल जो पैसा जमा है वो है 1 लाख, और जितने पर्सन विनर होंगे इस गेम में
उन्हें इस 1 लाख से ही पैसे देने होंगे। तो 1 लाख जो है वो फिक्स्ड है, ठीक है, और इसी से हमें डिस्ट्रीब्यूट भी करना है। तो कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल एंड फाइंड वेदर द प्राइज मनी गिवन टू एन इंडिविजुअल विनर इज डायरेक्टली और इनवर्सली प्रोपोर्शन टू द नंबर ऑफ विनर्स। तो यहाँ पर हमें पूछा जा रहा है कि यहाँ पे जो कंडीशंस है, यहाँ पे जो सिचुएशन है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन से रिलेट हो रहा है या इनवर्स प्रोपोर्शन से रिलेट हो रहा है। तो एज बिकॉज ऑफ हमारे पास फिक्स्ड यानी टोटल अमाउंट क्या है वो है 1 लाख, वो फिक्स्ड है। तो भाई अगर विनर एक हुआ तो 1 लाख मिलेगा, अगर 2 विनर होंगे तो 50,000 करके देना होगा, यानी 50,000। तो देखिए नंबर ऑफ विनर्स बढ़ रहे हैं और दूसरी ओर हर विनर को पैसे कम मिल रहे हैं, यानी डिस्ट्रीब्यूशन, नंबर ऑफ विनर बढ़ रहे हैं और हर विनर को कम पैसे मिलते जा रहे हैं। तो एक बढ़ रहा है और दूसरा घट रहा है। तो ये कंडीशन किससे रिलेट हो रहा है? इनवर्स प्रोपोर्शन में। ओके, तो यहाँ पर हमें कुछ और भी ब्लैंक्स दिए गए हैं कि अगर 4 विनर हुए तो क्या होगा, तो इसे हम x1 मान लेते हैं। अगर 5 विनर हुए तो हर विनर को कितने मिलेंगे, तो इसे हम कहेंगे x2, 8 के लिए होगा x3, 10 के लिए होगा x4 और 20 के लिए हम लिख लेते हैं x5। एक एक करके सिचुएशन हमें निकालने हैं, फाइंड करना है। तो ये पहला आपको हेल्प करेगा क्योंकि 1 विनर को 1 लाख मिल रहा था, तो 4 विनर को कितना अमाउंट मिलेगा। तो ये जो पहला वैल्यू आपको मिला हुआ है यही आपको हेल्प करेगा। तो चलिए क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। तो हम प्रोपोर्शन को रेशियो के हिसाब से लिख लेते हैं। तो देखिए 1:1 लाख होगा और ये प्रोपोर्शन है किसके? 4 विनर इज टू x1, जो कि हमें पता नहीं, जो कि ये सिचुएशन इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन से रिलेट हो रहा है। तो इसको सॉल्व करने का तरीका होता है कि a इज टू b अगर है विच इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू c इज टू d, तब हमें करना क्या होता है कि आपको a इंटू बी करना होता है लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में c इंटू डी करना है। इस तरीके से ही हमें मिसिंग वैल्यूज़ के आंसर पता करने हैं, राइट। तो इसको हमें दिमाग में रखना है कि भाई हमें अगर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो यही फंडा जो है वो हमें अप्लाई करना होगा। तो हर एक क्वेश्चन जो कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल से रिलेटेड होते हैं उन्हें हम एक ही तरीके से सॉल्व करेंगे अकॉर्डिंग टू द रूल्स। तो 1:1 लाख, ठीक है, इक्वल्स टू 4x1। 4 को लेफ्ट हैंड साइड लेके आएंगे तो ये डिवाइड बन जाएगा बाई 4, सिंप्लीफाई करेंगे 4 2 8, 4 5 20, 000। तो यानी अगर 4 विनर होते हैं तो हर विनर को 25,000 करके प्राइज़ दिया जाएगा। तो x1 यानी 4 विनर अगर होते हैं तो उनको कितना प्राइज़ मिलेगा वो हमने साइड में लिख लिया है। अब हम x2 निकालेंगे, ठीक है। x2 निकालने के लिए आपको फिर से 1 वाले की मदद लेनी होगी। अगर 1 विनर को 1 लाख मिलता है तो 5 विनर को कितने मिलेंगे, सेम है x2 निकालने का। अब तो आप डायरेक्ट ही कर सकते हैं, 1 इंटू 1 लाख डिवाइडेड बाई 5 करेंगे यानी 20,000। यानी अगर 5 विनर होते हैं तो हर विनर को 20,000 करके प्राइज़ दिया जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से हम x3 भी निकाल लेते हैं। 1:1 लाख 8:x3, यानी x3 निकालने का जो रूल होगा वो 1 इंटू 1 लाख डिवाइडेड बाई 8 होगा। यानी 8 से हम इसको काटेंगे तो 12500, क्योंकि 8 इंटू 125 करने से 1000 आता है, 2 0 मिल रहे हैं, तो ठीक है। तो अगर 8 विनर हुए तो हर एक विनर को 12,500 का प्राइज़ मिलेगा। x4 निकालेंगे अभी, 1:1 लाख विच इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 10:x4।
तो x4 का वैल्यू निकालने के लिए हमें करना होगा 1 इंटू 1 लाख बाई 10। तो अगर 10 विनर हुए तो हर एक विनर को 10,000 यानी 10,000 रुपीज़ प्राइज़ दिए जाएंगे। अब लास्ट निकाल लेते हैं, x5 का वैल्यू पता कर लेते हैं। 1:1 लाख विच इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 20:x5। x5 का वैल्यू निकालेंगे 1 इंटू 1 लाख बाई 20। 2 5 जा 10, 000। यानी अगर 20 विनर होते हैं इस गेम में तो हर एक विनर को 5,000 करके प्राइज़ दिया जाएगा। और इसी तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट कर लिया है। मैंने कोशिश की है क्वेश्चन नंबर 2 को अच्छे तरीके से समझाने के लिए, तो आशा करता हूँ आप सभी को क्वेश्चन नंबर 2 समझ में आ गया होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, रहमान इज़ मेकिंग अ व्हील यूजिंग स्पोक्स। रहमान व्हील बना रहा है स्पोक की मदद से। He wants to fix equal spoke in such a way that the angle between any pair of consecutive spokes are equal. वो चक्का इस तरीके से बनाना चाहता है कि उसमें जितने वो व्हील्स देगा व्हील्स के बीच में एंगल्स इक्वल ही बैठे। व्हील्स के अंदर में जो स्पोक्स है उसके जो एंगल्स हैं, जैसे कि देखिए ये जो व्हील है इसमें उसने 4 स्पोक्स लगाए हैं, तो उनके बीच में जो एंगल है वो सेम होना चाहिए। इसी तरीके से अगर वो नंबर ऑफ स्पोक्स बढ़ाता है तो आप देख पा रहे हैं इस व्हील में कितने स्पोक है, 1 2 3 4 5 6 स्पोक्स है। और आप देख पा रहे हैं कि हर स्पोक के बीच में एंगल घटता जा रहा है। यहाँ पर जैसे कि देखिए 8 स्पोक है। 8 स्पोक्स होने के कारण देखिए इसके हर स्पोक के बीच में जो एंगल बन रहा है वो और भी कम होते जा रहे हैं, यानी नंबर ऑफ स्पोक्स बढ़ रहे हैं और दूसरी तरफ में स्पोक के बीच का जो एंगल है वो घट रहा है। तो ये जो क्वेश्चन है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शन से मैच हो रहा है। तो हम इस क्वेश्चन को इन्वर्सली प्रोपोर्शन के रूल्स की मदद से ही सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप टेबल में देख पा रहे हैं कि 4 स्पोक है तो हर स्पोक में 90 डिग्री करके एंगल बन रहा है। अगर स्पोक 6 यूज़ हो रहे हैं तो हर स्पोक के बीच में 60 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो हमें निकालना है कि अगर 8 स्पोक यूज़ होते हैं तो हर स्पोक के बीच में कितना एंगल रहेगा। तो एक तरफ होगा 4:90 डिग्री विच इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू, चलिए इसे हम x1 मान लेते हैं, इसे x2 और इसे x3। इसी हिसाब से हमें आगे बढ़ना है। तो 4:90 डिग्री विच इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 8:x1। तो हमें इन्वर्सली प्रोपोर्शन के रूल की मदद से इसे मल्टीप्लाई करना होगा, मतलब सॉल्व करना होगा। तो बनता है 4:90 और राइट हैंड साइड में बनेगा 8:x1। तो x1 का वैल्यू जो होगा वो होगा 4:90 डिवाइडेड बाई 8। 4 से 8 कट जाएगा, 4 2 जा 8, 2 से 90 को काटेंगे 45। यानी अगर व्हील में हमने 8 स्पोक लगाए तो हर स्पोक के बीच में 45 डिग्री का एंगल बनेगा। अब हम दूसरे सिचुएशन में चलते हैं। 10 स्पोक्स अगर हैं तो हम वैल्यू फ्रंट का ही रखेंगे, पहले वाले का ही रखेंगे। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर होगा 10:x2 यानी 4:90 इक्वल्स टू 10:x2 यानी 4:90 डिवाइडेड बाई 10 इक्वल्स टू x2। 0 0 कट जाएगा, 4 9 जा 36 डिग्री में आंसर आएगा। यानी अगर 10 स्पोक लगाए जाए तो हर स्पोक के बीच में 36 डिग्री का गैप बनेगा। x3 का वैल्यू निकाल देते हैं, x3 का। तो x3 का वैल्यू निकालने के लिए कितने स्पोक्स हैं, 12 स्पोक्स, ठीक है। तो 4:90 इक्वल्स टू 12 x3। 4:90 डिग्री डिवाइडेड बाई 12 इक्वल्स टू x3। 4 3 जा 12 एंड 3 30 जा 90, 30 डिग्री में आंसर आएगा। यानी इससे हमें ये पता चलता है कि अगर हमने 12 स्पोक लगाए चक्के में तो हर स्पोक के बीच में कितने डिग्री का गैप बनेगा, 30 डिग्री का।
क्वेश्चन नंबर 3 के टेबल को कंप्लीट कर लेने के बाद क्वेश्चन नंबर 3 में बचे हुए क्वेश्चंस को हम सॉल्व कर लेते हैं। जैसे सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो वहाँ पे पूछा जा रहा है कि आर द नंबर ऑफ स्पोक्स एंड द एंगल्स फॉर्म बिटवीन द पेयर्स ऑफ कंसेक्यूटिव स्पोक्स इन इनवर्स प्रोपोर्शन। तो आंसर होगा यस, दे आर इनवर्स प्रोपोर्शन, राइट। तो यहाँ पर मैंने आंसर साइड में लिख दिया है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। कैलकुलेट द एंगल बिटवीन अ पेयर ऑफ कंसेक्यूटिव स्पोक ऑन अ व्हील विथ 15 स्पोक्स। जैसा कि हमने टेबल में देखा था कि अगर 4 स्पोक है तो हर स्पोक पे 90 डिग्री का गैप बन रहा था, और क्वेश्चन में हमें यहाँ पे पूछा जा रहा है कि अगर 15 स्पोक है तो फिर हर स्पोक के बीच में कितना गैप बनेगा। तो इसका वैल्यू निकाल लेते हैं, बहुत ही आसान है। इन्वर्स प्रोपोर्शन है, यानी 4 × 90 इक्वल्स टू 15 × x। x को छोड़कर 15 लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा 4 × 90 डिवाइडेड बाई 15। ओके, एंड 15 6 जा 90 होता है, जिससे आंसर आ जाएगा 4 6 जा 24 डिग्री, यानी हर स्पोक के बीच में 24 डिग्री का गैप बनेगा। क्वेश्चन नंबर 3 के लास्ट पार्ट को देख लेते हैं। लास्ट पार्ट में हमें पूछा जा रहा है कि हाउ मेनी स्पोक्स वुड बी नीडेड इफ द एंगल बिटवीन अ पेयर ऑफ कंसेक्यूटिव स्पोक्स इज 40 डिग्री। अगर स्पोक के बीच में 40 डिग्री का गैप बनता है तो उस सिचुएशन में उस व्हील में कितने स्पोक्स होंगे, ये हमें पता करना है। तो हमें फिर से हम फर्स्ट वाले पार्ट में चले जाते हैं कि अगर 4 स्पोक है तो 90 डिग्री, which is inversely proportional to x is to 40 डिग्री, यानी हमें नंबर ऑफ स्पोक्स निकालने हैं। तो 4 × 90 इक्वल्स टू x × 40। 40 को हम लेफ्ट हैंड साइड में लेकर आएंगे तो 40 क्या बन जाएगा, डिवाइड बन जाएगा। सो 4 10 जा एंड 10 9 जा, तो x का वैल्यू हमें मिल गया कितने स्पोक्स, 9 स्पोक्स, राइट। तो आंसर में हम लिख लेते हैं 9 स्पोक्स, यानी अगर व्हील में 9 स्पोक्स होते हैं तो हर स्पोक के बीच में 40 डिग्री का गैप बनेगा। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 3 पूरी तरीके से कंप्लीट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा जा रहा है कि इफ़ अ बॉक्स ऑफ स्वीट्स इज डिवाइडेड अमंग 24 चिल्ड्रेन दे विल गेट 5 स्वीट ईच। How many would each get if the number of children is reduced by 4? क्वेश्चन का मतलब समझ लेते हैं कि 24 चिल्ड्रन हैं और उन्हें स्वीट्स दिया जा रहा है और हर बच्चे को 5 स्वीट दिया जा रहा है। कब? जब 24 चिल्ड्रन है। बट क्या होगा कि अगर 4 बच्चे अगर घट जाते हैं, यानी 24 की जगह में अगर 20 बच्चे होते हैं तो हर बच्चों को कितना स्वीट्स मिलेगा। तो आप समझ ही सकते हैं कि अगर नंबर ऑफ़ बच्चे अगर घट जाते हैं तो हर बच्चों को नंबर ऑफ़ स्वीट्स ज़्यादा मिलेगा। तो ये इन्वर्स वेरिएशन का क्वेश्चन है। तो हम पहले टेबल सजा लेते हैं एंड देन आफ्टर हम सॉल्व करेंगे। तो नंबर ऑफ़ चिल्ड्रेन में सबसे क्वेश्चन का जो सबसे पहला पार्ट है जिसमें हमें 24 चिल्ड्रेन के लिए 5 स्वीट्स दिए जा रहे हैं, तो वहीं पे 24 - 4 यानी 20 चिल्ड्रेन के लिए कितना स्वीट्स हर बच्चों को मिलेगा। तो हम रूल्स के हिसाब से सजा लेते हैं, जैसे कि 24 = 5 विच इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 20 = x। सो हम क्या करेंगे, अब इन्वर्स प्रोपोर्शन की तरह इसे सॉल्व करेंगे, जो कि होता है 24 × 5 और इक्वल्स टू के राइट हैंड साइड में 20 × x। इसे हम सॉल्व करते हैं। 24 × 5 डिवाइडेड बाई 20 हो जाएगा, जिससे हमें x का वैल्यू मिल जाएगा। x 5 4 जा 20 एंड 4 6 जा 24। तो हर बच्चे को 6 स्वीट्स मिलेंगे, यानी हम लिख सकते हैं कि x = 6 स्वीट्स। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा जा रहा है कि ए फार्मर हैज़ इनफ फूड टू फीड 20 एनिमल्स इन हिज कैटल फॉर 6 डेज। एक फार्मर 20 एनिमल को खिला सकता है 6 दिन तक। हाउ लॉन्ग वुड द फूड लास्ट इफ देयर वर 10 मोर एनिमल्स इन हिज कैटल। कितने दिन तक वो खाना लास्ट कर सकता है
कितने दिन वो खाना चला सकता है अगर एनिमल 20 एनिमल से बढ़कर और 10 बढ़ जाए, तो यानी बढ़कर 30 एनिमल अगर हो जाए तो फूड कितना दिन तक चलेगा। तो नंबर ऑफ डेज निकालने हैं, तो भाई नंबर ऑफ कैटल्स बढ़ेंगे, नंबर ऑफ एनिमल्स बढ़ेंगे तो जो फूड है वो कम दिन तक चलेगा। तो यहाँ पर नंबर ऑफ एनिमल्स बढ़ रहे हैं और दूसरी तरफ में नंबर ऑफ डेज घट रहा है, यानी इन्वर्स वेरिएशन, राइट। तो क्वेश्चन का सबसे पहले पार्ट में क्या कहा जाता है कि 20 एनिमल है और खाना 6 दिन तक चलेगा, और दूसरे पार्ट में बोला जा रहा है कि अगर 10 एनिमल बढ़ गए तो यानी 30 एनिमल अगर हो जाते हैं तो खाना कितने दिन तक चलेगा। इन्वर्स प्रोपोर्शन है तो इन्वर्स तरीके से ही सॉल्व करेंगे, यानी 20:6 विच इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 30:x, यानी 20 × 6 = 30 × x। 20 × 6 डिवाइडेड बाई 30 हो जाएगा, जिससे हमें x का वैल्यू भी मिल जाएगा, तो 0 0 कट गया, 3 2 = 6 यानी 4 डेज। तो x का जो वैल्यू है वो क्या होगा, 4 डेज। यानी अगर एनिमल 30 हो जाते हैं तो खाना, वही खाना 4 दिन तक चलेगा। जो खाना जब 20 एनिमल थे तो 6 दिन तक चल रहा था, वही खाना अगर 30 एनिमल खाते हैं तो सिर्फ और सिर्फ 4 दिन तक चलेगा। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें, ए कॉन्ट्रैक्टर एस्टिमेट्स दैट 3 पर्सन कुड रिवायर जसमिंदर्स हाउस इन 4 डेज। जसमिंदर के घर को घेरने का काम अगर 3 पर्सन को दिया गया तो वो काम 4 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। समझ में आ रहा है, यानी 3 पर्सन 4 दिन। इफ ही यूजेस 4 पर्सन इंस्टेड ऑफ 3, अगर वो 3 वर्कर के जगह 4 वर्कर रखे तो कितने दिन में ये काम खत्म होगा। आपको क्या लगता है, 3 वर्कर अगर 4 दिन में काम कंप्लीट कर रहे हैं और वहीं पे हम अगर वर्कर को बढ़ा दे तो टाइम घटेगा कि नहीं, नंबर ऑफ डेज कम होंगे कि नहीं। तो देखो वहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हम वर्कर्स को बढ़ा रहे हैं और वहाँ पर हमारा क्या हो रहा है, नंबर ऑफ डेज घट रहा है। तो ये साफ साफ समझ में आ रहा है कि ये क्वेश्चन भी इन्वर्स प्रोपोर्शन से रिलेटेड है। तो क्वेश्चन के सबसे पहले पार्ट में क्या है, 3 वर्कर्स हैं यानी 3 पर्सन हैं और वो काम 4 दिन में ख़त्म हो रहा है। तो क्वेश्चन के सेकेंड पार्ट में हम 3 पर्सन के जगह में 4 पर्सन रख रहे हैं, तो काम कितने दिन में ख़त्म होगा, यानी नंबर ऑफ डेज हमें निकालना है। आंसर जो भी आएगा वो डेज में आएगा। तो यानी 3:4 विच इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 4:x। 3 × 4 करेंगे और यहाँ पर 4 × x। 3 × 4 which is divided by 4 so that we can get the value of x। 4 4 कट जाएगा, यानी x का वैल्यू 3 है और 3 नंबर ऑफ डेज में ही आएगा, यानी x का जो वैल्यू है 3, उसका यूनिट क्या है, डेज। ओके, यूनिट लिखना बहुत ही ज़रूरी है। यूनिट अगर नहीं लिखते हैं तो आंसर कट सकता है, यानी आपके एग्ज़ाम में आंसर को काट दिया जा सकता है। सो यूनिट पर ध्यान ज़रूर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7, ए बैच ऑफ बॉटल्स वर पैक्ड इन 25 बॉक्सेस विथ 12 बॉटल्स इन ईच बॉक्स। तो बॉटल्स पैक हो रहे हैं किसमें, बॉक्सेस में। किस रेशियो में, 25 बॉक्स में 12 बॉटल्स ईच, यानी हर बॉटल में 12 बॉटल है और ऐसे हर बॉक्सेस में कितने बॉटल हैं, 12 बॉटल्स है। और कितने बॉक्सेस, यानी 25, यानी 25 बॉक्सेस में 12 बॉटल करके रखा जा रहा है। अगर हमने सोचा कि नहीं, काम करते हैं 12 बॉटल के जगह में पैक ना करके हम 20 बॉटल पैक करना शुरू करें, यानी क्वेश्चन के सेकेंड पार्ट में चलते हैं। इफ़ द सेम बैच इज पैक्ड यूजिंग 20 बॉटल्स इन ईच बॉक्स। अगर हमने ये सोचा कि 12 बॉटल पैक ना करके हम 20 करके बॉटल पैक करें तो नंबर ऑफ बॉक्सेस कितने होंगे। तो एक चीज़ सोचिए कि 12 बॉटल को पैक करने, हर बॉक्स में अगर हम 12 बॉटल रखते हैं तो कितने बॉक्सेस लग रहे हैं, 25 बॉक्सेस। अगर वहीं पे अगर हम नंबर ऑफ बॉटल्स को बॉक्स में बढ़ा दें, यानी 20 कर दें, तो नंबर ऑफ बॉक्सेस घट जाएंगे, यानी ये इन्वर्स प्रोपोर्शन है।
तो क्वेश्चन का सबसे पहला पार्ट क्या कह रहा है कि 25 बॉक्सेस यानी 25 बॉक्सेस और नंबर ऑफ बॉटल्स पर बॉक्स में आ रहा है 12। ये है क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट में 20 बॉटल्स भरा जा रहा है ईच बॉक्स में, तो इस सिचुएशन में कितने बॉक्सेस लगेंगे, तो हम ले लेते हैं x, जो कि क्वेश्चन इन्वर्स प्रोपोर्शन में है, तो हम उसी तरीके से करेंगे, यानी 25:12 विच इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू x इज टू 20, यानी 25 × 12 इक्वल्स टू x × 20, 25 × 12 डिवाइडेड बाई 20 इक्वल्स टू x। 4 3 12 एंड 4 5 20, 5 5 25, यानी 15 बॉक्सेस लगेंगे। तो x का वैल्यू क्या होगा, x का वैल्यू होगा 15 बॉक्सेस। क्वेश्चन नंबर 7 खत्म हो जाता है। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 में चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा जा रहा है कि ए फैक्ट्री रिक्वायर्स 42 मशीन्स टू प्रोड्यूस अ गिवन नंबर ऑफ आर्टिकल्स इन 63 डेज, यानी एक काम को करने में 42 मशीन्स का इस्तेमाल किया जा रहा है और वो मशीन काम को कंप्लीट करने में 63 डेज लगा रहे हैं। क्वेश्चन के सेकंड पार्ट को पढ़ते हैं कि हाउ मेनी मशीन्स वुड बी रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस द सेम नंबर ऑफ आर्टिकल्स इन 54 डेज, कितने मशीन्स की ज़रूरत होगी अगर हम उसी काम को 54 डेज में कंप्लीट करना चाहें। यानी देखिए 63 डेज में काम को कंप्लीट करने के लिए हम लोग 42 मशीन्स लगा रहे हैं। अगर हमें कम समय में काम को कंप्लीट करना है तो हमें ज़्यादा मशीन लगाने हैं वहाँ पर, है ना। तो दिन को घटाना है तो नंबर ऑफ मशीन्स को बढ़ाना है, इन्वर्स प्रोपोर्शन, राइट। तो हम उसी तरीके से क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। तो क्वेश्चन का सबसे पहला पार्ट है, उसमें नंबर ऑफ मशीन्स में है 42 एंड काम खत्म हो जा रहा है 63 डेज में। अगर क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में देखते हैं कि अगर हमें काम को 54 डेज में ख़त्म करना है तो नंबर ऑफ मशीन्स क्या होंगे, उसकी जगह में हमने x ले लिया। अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 42:63, x इज़ टू 54। 42 को 63 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और राइट हैंड साइड में x को 54 से, 54 लेफ्ट हैंड साइड में आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, यानी 42 × 63 डिवाइडेड बाई 54 विच इज़ इक्वल्स टू x। यहाँ पे हम काट सकते हैं, जैसे कि 7 9 जा, राइट, 7 9 जा 63 एंड 7 8 जा 54। 4 सॉरी यहाँ पे कैलकुलेशन में गलती हो गई है, हम 7 से डिवाइड कर रहे थे लेकिन ये 9 से डिवाइड होना है, यानी 9 7 जा 63 एंड 9 6 जा 54, और यहाँ पे 6 से कटेगा, 6 7 जा 42, यानी 7 7 जा 49 मशीन्स लगेंगे अगर काम को हमें 54 डेज़ में कंप्लीट करना है। तो x का वैल्यू क्या होगा, 49 मशीन्स। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो जाता है। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, ए कार टेक्स 2 hours टू रीच अ डेस्टिनेशन बाय ट्रैवलिंग एट द स्पीड ऑफ 60 km/h। हाउ लॉन्ग विल इट टेक व्हेन द कार ट्रेवल्स एट द स्पीड ऑफ 80 km/h। जब गाड़ी 60 km/h की स्पीड में चल रही है तो वो 2 घंटे में अपना डेस्टिनेशन में पहुंच जा रही है, 2 घंटे लगा रही है, राइट। वहीं पे हमने स्पीड को बढ़ा दिया, 60 से 80 कर दिया, 80 km/h की स्पीड में हम जा रहे हैं, तो भाई टाइम कम लगेगा। हमने स्पीड को बढ़ाया तो हम जल्दी पहुंच जाएंगे ना, तो टाइम कम लगेगा। तो हमने स्पीड को बढ़ाया, टाइम घट रहा है, यानी एक चीज़ को बढ़ा रहे हैं दूसरी चीज़ को घटा रहे हैं, तो यानी इन्वर्स प्रोपोर्शन। क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट को देख लेते हैं, यानी स्पीड कितना है 60 है और टाइम कितना लग रहा है 2। वहीं पे 80 km/h की बात करें तो टाइम क्या लगेगा, उसको x ले लेते हैं। अब क्वेश्चन को सॉल्व कर देते हैं। 60 × 2 सॉरी नॉट 60 × 2, पहले तो रेशियो के फॉर्म में लिखेंगे, 60:2 विच इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 80। मतलब दिमाग क्वेश्चन को कंप्लीट करने में लगा हुआ है, क्वेश्चन फॉर्म में लिखना बाद में, पहले क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो धीरे धीरे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 80:x, तो 60 × 2 हो जाएगा एंड 80 × x हो जाएगा, ठीक है। तो 60 × 2, 80 को लेफ्ट हैंड साइड में लेकर आएंगे, यानी 80 डिवाइड हो जाएगा इक्वल्स टू x, 0 0 यहाँ पे कट गया,
2 4 जा 8, 2 3 जा 6 एंड 2 2 जा 4। तो यहाँ पर टाइम फ्रैक्शन में आ गया है, यानी x इक्वल्स टू 3/2 आवर्स। ठीक है, जिसे हम मिक्स फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं, यानी x का जो वैल्यू है 1 आवर 1/2। ठीक है, यानी 1 घंटा और हाफ एन आवर, राइट, यानी 1 घंटा और 30 मिनट लगेगा इस डिस्टेंस को कवर करने में, अगर हम स्पीड को 80 कर देते हैं तो। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पर कंप्लीट है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, 2 पर्सन कुड फिट न्यू विंडोज इन अ हाउस इन 3 days। क्वेश्चन नंबर 10 के फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करेंगे। तो वन ऑफ द पर्सन फेल इल बिफोर द वर्क स्टार्टेड, हाउ लॉन्ग वुड द जॉब टेक्स नाउ। अगर एक खिड़की को लगाने, एक खिड़की को नहीं, यानी 2 पर्सन मिलकर खिड़कियां लगा रहे हैं एक घर में, और कंप्लीट करने, इस काम को कंप्लीट करने में 3 दिन लगा रहे हैं, यानी 2 इंसान उस काम को कंप्लीट करने में 3 दिन लगा रहे हैं। दोनों में से एक बीमार हो जाता है, तो यानी बचता है सिर्फ एक पर्सन, 1 पर्सन, तो वो कितने दिन में काम ख़त्म करेगा। तो ये क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है, तो इसे सॉल्व कर लेते हैं। यानी 2:3 विच इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1:x। 2 × 3 करेंगे 1 × x, यानी 6 = x, यानी 6 days, यानी एक इंसान, एक पर्सन इस काम को करने में 6 दिन लगाएगा। तो हम इस x को हटाकर 6 days लिख लेते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है और हमें आंसर मिल चुका है। अब हम क्वेश्चन के सेकंड पार्ट को सॉल्व करेंगे। सो क्वेश्चन नंबर सेकंड पार्ट हमारे पास, हमारे सामने में है, पढ़ लेते हैं। हाउ मेनी पर्सन्स वुड बी नीडेड टू फीड द विंडो इन 1 day। कितने पर्सन्स लगेंगे अगर हम काम को, भाई ये 6 दिन लग रहे हैं यार, बहुत ज़्यादा है, हमें क्या करना है, इस 6 दिन को 1 दिन में कन्वर्ट करना है, यानी 1 दिन में ये काम कंप्लीट हो जाना चाहिए। तो क्या करें, नंबर ऑफ़ वर्कर्स बढ़ा देंगे। बिल्कुल सही, अगर आप दिन को घटाना चाहते हो तो नंबर ऑफ़ वर्कर्स बढ़ जाएंगे। सो इन्वर्स वेरिएशन यहाँ भी, तो यहाँ पर इस बार हम x नहीं लिखेंगे, क्योंकि हमने x का वैल्यू पहले पार्ट में निकाल लिया था। हम यहाँ पर क्या निकालेंगे, हम इसे y ले लेते हैं। ठीक है, ओके, तो इस गिवन पार्ट से हम y का वैल्यू निकाल सकते हैं। सो 2:3 which is inversely proportional to y:1। 2 × 3 करेंगे, यहाँ पर y:1, 2 × 3 = y, यानी y का वैल्यू क्या होगा, 6 पर्सन्स। ठीक है, एक दिन में अगर हमें काम को निपटाना है, यानी कंप्लीट करना है, तो 6 पर्सन्स की ज़रूरत है। देखा, तो इसी तरीके से हमारा आंसर भी निकल जाएगा। तो यहाँ पर y को हटाकर हम 6 लिख देते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 पूरी तरीके से कंप्लीट है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें, ए स्कूल हैज़ 8 periods a day, ईच ऑफ 45 minutes ड्यूरेशन। 8 पीरियड है और हर पीरियड के लिए 45 मिनट्स देने पड़ते हैं। हाउ लॉन्ग वुड ईच पीरियड बी इफ़ द स्कूल हैज़ 9 periods। अगर स्कूल ने 8 पीरियड के जगह 9 पीरियड लेने की कोशिश की, तो हर पीरियड के लिए टाइम क्या होगा, घटेगा। नंबर ऑफ़ पीरियड्स आपने बढ़ा दिए हैं, तो भाई टाइम तो फिक्स्ड है ना। आपके स्कूल में सुबह 8 बजे जाते हो, शाम दोपहर के 2 बजे आपको छुट्टी मिलती है, उससे ज़्यादा तो नहीं रख सकता स्कूल। उसी के बीच में 9 पीरियड लेने होंगे, तो टाइम फिक्स्ड है। तो क्या होंगे कि हर पीरियड के जो ड्यूरेशंस है वो घटेंगे। आपने नंबर ऑफ़ पीरियड्स बढ़ा दिया और यहाँ पर हर पीरियड के लिए जो टाइम लगता है वो घटने लगेगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में नंबर ऑफ़ पीरियड्स कितने हैं, 8, और टाइम कितना लग रहा है, 45 मिनट्स। क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में कहा गया है 9 पीरियड्स, तो टाइम कितने लगेंगे, x ले लेते हैं। 8:45 विच इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 9:x, यानी 8 × 45 = 9 × x। 8 × 45 डिवाइडेड बाई 9 करेंगे, = x।
9 5 जा यानी 8 5 जा 40, सो x का वैल्यू क्या होगा 40 मिनट्स, यानी 9 पीरियड अगर लेने हैं तो हर पीरियड का ड्यूरेशन क्या होगा 40 मिनट्स। तो क्वेश्चन नंबर 11 भी ख़त्म हो जाता है और यहाँ पर एक्सरसाइज 13.2 भी ख़त्म हो जाता है।